हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, क्यूट प्रिंसेस लव पार्ट 3 चैप्टर 26। ऐसे ही दोनों ने अपनी हार्ड मक आउट करने लगे। थोड़ी देर बाद खुशी और दयांश वॉशरूम से बाहर आए। जहां दयांश की फेस में एक सर्टिफिकेशन था तो वहीं खुशी की फेस पर एक चीर नजर आ रहा था। फिर दोनों ने अपनी अपनी कपड़े चेंज करके बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खुशी ने ऑर्डर किया हुए खाना भी आ गया था। जहां दयांश मजे से अपनी लंच एंजॉय कर रहा था वहीं खुशी अपनी तीखी नजरों से बस उसे घूरे जा रही थी। दयांश एक बाइट लेते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो नहीं तो मेरा दिल में फिर से कुछ कुछ होने लगेगा। खुशी चिढ़ते हुए, तुम्हारे वजह से मेरी हाथ दुख रहा है और तुम मजे से खाए जा रहे हो। और तो तुम लाफांगे, मेरी इस हालत में भी तुम मजे उठाया है। दयांश जो खा रहा था जैसे खुशी की मुंह से लाफेंगे सुना उसकी खाना बाहर आ गया, जिसे खुशी और चीर जाती है और गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है दयांश, तुम ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। दयांश ने अपनी मुंह बनाकर बोला, तुम अपनी फ्यूचर हब्बी को ऐसा लाफेंगे बोलना अच्छा लगता है क्या? खुशी ने उसकी बात सुन बोली, तुम अपनी शादी का सपना सोने टाइम देखना और तुम अपनी मुंह बंद करके बस खाना खाओ। दयांश खुशी को देखते हुए बोला, बेबी अगर मैं मुंह बंद करके खाना नहीं खाऊं तो क्या करूं बताओ। फिर होठों पर एक शरारत लिए बोला, वैसे तुम अगर शादी नहीं भी करना चाहो तो हम लाइफ टाइम बिना शादी किए ऐसे रोमांस करते हुए गुजार सकते हैं। खुशी अपनी तीखी आवाज में दयांश को देखते हुए बोली, तुम थरकी लड़के बस ऐसे बातें सोचो और मुंह पर खाना ठुसे हुए खाओ। इतना बोला उठकर अपनी रूम में चली गई। दयांश अपनी कांधे उचकाते हुए खुद बोला, पता नहीं इसे हर बार मुझे गली देने में क्या अच्छा लगता है। इतना बोल किचन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ करीब लगातार 2 मीटिंग अटेंड करने के बाद शेखर अपनी केबिन में आया। वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से निकाल था कि जिसे देख सब हैरान रह गए। आखिर आज ऐसा क्या हुआ था कि शेखर अपनी केबिन में जाने के लिए इतना बेचैन हो रहा था? ये सवाल सबकी मन में था, पर बात ये थी कि सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वहीं जब शेखर अपनी केबिन में आया तो देखा पंछी बड़े आराम से काउच पर सोई हुई है, जिससे देख शेखर की हंठों पर एक स्माइल आ गई और 3 घंटे से पंछी को ना देख पाने की को बेचैनी थी वो अब दूर हो गया था। शेखर ने केबिन के अंदर आया और अपनी कदम पंछी की तरफ बढ़ा दिया। जैसी पंछी के पास पहुंचा तो उसकी पैर किसी चीज पर पड़ा जिससे चर करके आवाज आया। अब शेखर ने अपनी नजर नीचे किया तो देखा नीचे बहुत सारे चिप्स की पॉकेट्स गिरी पड़े हैं, जिससे देख शेखर की आंखें सर्द हो गया। जब उसने पंछी तरफ अपनी देखा तो एक चिप्स की पॉकेट लिए से गई थी और जो खाना आया था पंछी ने उसे खाना तो दूर चुआ भी नहीं था। शेखर को पंछी का अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह होना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में पंछी की हाथों से वो चिप्स की पॉकेट लेने लगा, पर पंछी तो उसे ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कोई कीमती सामान हो। शेखर ने ये ध्यान नहीं दिया कि पॉकेट खींचने की वजह से पंछी की नींद टूट गई और अपनी आंखों को मलते हुए उठने लगी। जब शेखर पंछी को उठता देखता है तो उसकी बगल में बैठ अपनी मोबाइल में अजय को मैसेज करके अपनी जेब में फोन रखकर पंछी की तरफ देखने लगा। पंछी उठकर अपनी धुंधली आंखों से शेखर को देखा जो अपनी नीली आंखों से उससे ही घूरे जा रहा था। पंछी उसकी इस तरह घूरना को इग्नोर करके उठकर शेखर की गोद में बैठ गई और अपनी सर उसकी सीने में टिका दिया। शेखर बस उसकी हरकत देख रही थी। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। शेखर पंछी खड़ा किया और वॉशरूम फ्रेश होने भेज दिया। इसी बीच फिर से डोर नॉक हुआ। शेखर ने अपनी कड़क आवाज में कम इन, तभी डोर खोलकर अजय और उसकी साथ वही फीमेल एम्प्लॉइज आई हुई थी। शेखर काउच पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। अजय अपनी हाथों में लिए फाइल शेखर के सामने रख दिया। वहीं शेखर बास स्नेह और श्रुति को घूर रहा था। वहीं दोनों लड़कियों का तो हालत बुरा था, क्योंकि अभी तक उनकी गलती क्या है ये पता नहीं और उनकी बॉस तब से बस घूर रहा था। तभी शेखर अपनी सर्द आवाज में, किसकी बोलने पर तुम दोनों ने ये जंक फूड ला कर दिया? इतना सर्द आवाज सुन दोनों का तो मानो कहीं छुपा जाने का मैं कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। स्नेहा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, बॉस वो बस इतना ही बोल पाई थी बड़ी मुश्किल से। तभी पंछी वॉशरूम से बाहर आए।
और आकर शेखर की बगल में बैठ गई और अपनी बची हुई चिप्स पॉकेट पकड़ ली, जिससे देख शेखर उससे अपनी तीखी नज़र से देखने लगा। वहीं अपनी सामने स्नेहा और श्रुति को देख मुस्कुराते हुआ अपनी हाथ हवा पर हिलाकर हेया बोली। तो स्नेहा और श्रुति भी अपनी सर झुकाकर हेया बोली। फिर पंछी अपनी बची हुई चिप्स को निकाल खाने लगी, पर जैसी वो एक पीस अपनी मुंह पर रखने वाली थी कि शेखर ने उसकी हाथ पकड़ रोक लिया। पंछी फिर भी जोर से पीस जैसे अपनी मुंह की तरफ लेकर जाती कि शेखर रोक देता है। पंछी शेखर को खाने से रोकता देख अपनी आईब्रो सिकुड़े शेखर को देखने लगी। शेखर उसकी ऐसा देखना देख अपनी सर्द आवाज में, बेबी ये तुम नहीं खाओगे। पंछी अपनी आंखें सिकुड़े शेखर को देख बोली, मैं तो खाऊंगी इससे। इतना बोल अपनी दूसरी हाथ से वो पीस लिए अपनी मुंह पर डाल दिया। वहीं पंछी की इस एक्शन से अजय से स्नेहा और श्रुति उसे आप मुंह खोले देखने लगी। ये पहली बार हुआ होगा कि कोई शेखर की किसी बात से मना किया होगा, वो भी इतनी बुरी तरीके से। शेखर भी पंछी की इस तरफ करने गुस्से से पंछी को घूरने लगा। चैप्टर 27 आदित्य भारद्वाज। कुछ टाइम पंछी को देखने के बाद उससे ये पता चल गया था कि उसकी छोटी सी स्वीटहार्ट बात सुनने से रही, तो शेखर अपनी नज़र स्नेहा और श्रुति को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों को किसने कहा कि ऐसे जंक फूड इसे देने के लिए। ये सब बोलते टाइम शेखर अपनी पोनेली आंखियों से देख रहा था, पर पंछी अपनी चिप्स खाने में मस्त थी। जैसे शेखर की सवाल उन दोनों की कानों पर गई तो दोनों की नज़र पंछी की ऊपर चली गई। जैसे ही शेखर ने उन दोनों की नज़र का पीछा किया तो वो पंछी की ऊपर ठहर गया, जो बड़े चाव से अपनी दूसरी पॉकेट फाड़ रही थी, जिससे देख शेखर की आंखें थी छोटी हो गई। शेखर बिना वक्त गंवाए पंछी की हाथों से वो पॉकेट खींच ले लिया, जिससे देख पंछी अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, अगर आपको खाना ही तो आप खुद खरीदो, मैं नहीं दूंगी आपने वाला। इतना बोल शेखर की हाथों से चिप्स लेने के लिए लपटी, पर शेखर इससे पहले अपनी हाथ ऊपर की तरफ कर लिया। पंछी चील कर कहा, अगर आपको यही चाहिए तो ठीक है, यही खा लीजिए, मेरे पास और है। इतना बोल काउच से उठी और एक बैग लाती है, जो जरूरत से बहुत बड़ा था, और उसमें से एक चिप्स निकालकर उस सोफे पर बैठकर उसे पॉकेट को कट करने लगती है। वहीं स्नेहा और श्रुति की तो सांस ही अटक जाती है। होता भी क्यों नहीं, उन दोनों ने कितना सारा चिप्स जो लाकर दिया था। शेखर एक नज़र उन दोनों को देखती है, फिर पंछी के पास आकर उसकी हाथ से वो पॉकेट लेकर और उस बैग को लेते हुए थोड़ा सर्द हवा में बोला, स्वीटहार्ट तुम ये जंक फूड नहीं खाओगे। इतना बोल सब पॉकेट और उस बैग भी स्नेहा और श्रुति को देकर अपनी तीखी आवाज में बोला, और तुम दोनों इससे लेकर डस्टबिन में फेंक दो, और नेक्स्ट टाइम ऐसे अनहेल्थी चीजें नहीं आनी चाहिए, नाउ गेट आउट। फिर दोनों वहां से चली जाती है। वो चल कम भाग ज्यादा रही थी, आखिर भागे भी क्यों ना, शेखर की गुस्से से जो बच गई थी। शेखर फिर अपनी असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, तुम जाकर कर कार रेडी करो। इतना सुन अजय अपनी हाँ बोल चला जाता है। अब केबिन में सिर्फ पंछी और शेखर ही थे। शेखर पंछी की तरफ देखता है, जो अपनी लटका का मुंह फेरे बैठी थी, जिससे देख समझ जाता है उसकी छोटी बच्ची नाराज होकर बैठी थी। शेखर अपनी हाथ बढ़ाकर पंछी को अपनी पास खींच लेता है, जिसे पंछी शेखर की बाहों में जा लगती है। पंछी कुछ नहीं बोलती, बस ऐसे ही शेखर की बाहों में रहती है, कोई हलचल भी नहीं करती। शेखर को लग रहा था कि आज उसकी ये बच्ची सच में बच्ची ही बन गई है। शेखर अपनी बाहों में कसकर पकड़कर अपनी सीने पंछी का सर रख देता, उसकी बालों को सहलाते हुए बेहद प्यार से बोलता है, बच्चा वो सब है, अगर तुम ऐसे चीज खाओगे तो तुम्हारा छोटू सा टॉमी पर खराब असर पड़ेगा, इसलिए खाने को माना किया। पंछी उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलती, जिससे शेखर पंछी की चीन को पकड़कर ऊपर उठाकर देखता है, तो पंछी की पलकें झुकी हुई थी, जिसे देख शेखर की चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये पहली बार था जे पंछी शेखर की ऊपर नाराज हो रही थी, वो भी किस चीज के लिए, छोटी सी चिप्स के लिए। शेखर पंछी का कुछ ना बोलता देख उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाकर पाए से उसकी बाल से खेलते हुए बोला, कहा स्वीट हार्ट इस चिप्स की वजह से तुम ऐसे उदास हो गए। पंछी अपनी नज़र नीचे किए हुए ही बोली, कहा आपने मुझे खाने नहीं दिया, चिप्स मेरी फेवरेट है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोल अपन मुंह दूसरी तरफ कर देती है।
शेखर उससे समझता है, पर पंछी जिद करने लगी थी कि चिप्स खानी है बोलकर, जिससे हर मानकर शेखर बात दिलाने का बोल पंछी को लंच करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में एक प्राइवेट जेट आकर रुकता है, जिससे बहुत हैंडसम लड़का बाहर आता है और उसकी हाथ वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी कवर किए हुए आ रहे थे, जिससे देख लग रहा था कि यह कोई आम हस्ती नहीं है। वो लड़का देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और ब्लैक टॉक्सिडो में इस लड़के का रूप और भी खिल रहा है, जिससे कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। वो लड़का बड़ी एरोगेंट वे में चलकर आ रहा था। वहीं एयरपोर्ट में खड़ी लड़कियां तो उस लड़के को देख बस अपनी दिलहर बैठे, पर वो लड़का अपनी बाल को बहुत ही स्टाइल से पीछे की तरफ किया, जिससे उसकी हाथों में जो पहने अंगूठी से साफ पता चल रहा था कि वो ऑलरेडी एंगेज है। ये देख सब लड़कियों की दिल की अरमान आंसुओं में बह गया। वो लड़का बाहर आया तो पहले ही उसकी कर रेडी था। वो चलकर गया और अपनी कर की पास चला गया और एक गार्डन आगे आकर डोर ओपन किया, जिससे वो लड़का कर की आमद बैठा गया। जैसे ही वह लड़का कर की अंदर बैठा, तभी कर की अंदर बैठी लड़की उस लड़के की ऊपर कूद गई। वो लड़का एक स्माइल के साथ बोला आनुता की यह आनुता ही थी। आनुता मुस्कुराते हुए कहा आदित्य फाइनली आप आ गए, इतना बोल और जोर से हक कर लेती है। जी ये आदित्य भारद्वाज है, आनुता की मंगेतर। आदित्य आनुता को हक बैंक करते हुए कहा कैसे पता चला कि मैं आ जा रहा हूं बोलकर। आनुता झूठी नाराजगी जताते हुए कहा आपको क्या लगा आपको सिर्फ हर चीज पता होता है, मैं भी आपकी खबर रख सकती हूँ। आदित्य हंसते हुए कहा अच्छा मेरी पीछे जासूस छोड़ रखा है क्या। चैप्टर 28 आनुता उसकी बात सुन आदित्य की बाहों से निकाल उस देखते हुए बोली हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम आपकी पीछे जासूस छोड़े। फिर थोड़ा रुककर जासूस छोड़ने की काम तो आपका है। ये बात सही था, आदित्य आनुता को बहुत प्यार करता है, जिस कारण उसकी पीछे जासूस तो नहीं पर सीक्रेट बॉडीगार्ड जरूर लगा रखा है। आनुता की मुंह से यह बात सुन एक स्माइल आ जाती है और आदित्य आनुता की गाल को खींचते हुए बोला अच्छा तो तुमको ये बात पता चल ही गई। आनुता मुंह बनाते हुए अपनी गाल को आदित्य की हाथों छुड़ाते हुए बोली आप बचपन से ऐसा करते आए हो, मैं अब वो गोलगप्पे जैसी बच्ची नहीं हूं। आदित्य हंसते हुए तो तुम मानते हो कि बचपन में तुम एक बुफलो जैसी थी। आनुता चील कर आदि आप ना बहुत बुरे हैं, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। आदित्य अपनी हंसी रोकते हुए अपनी कापन पकड़कर अच्छा मेरी प्रिंसेस नाराज हो गई, मुझे माफ कर दो, इतना बोल आदित्य आनुता की गाल पर किस कर दिया। आनुता पाउट बनाते हुए बोली चलो माफ किया आपको, आप भी क्या याद रखोगे। इतना बोल इतराते हुए आदित्य को देखने लगी। आदित्य उससे देख स्माइल किया और ड्राइव को बोल एक 7 स्टार होटल पर ले जाने को कहा। ये सुन आनुता ने आदित्य की तरफ देखकर बोली होटल क्यों, घर नहीं जाना है, मम्मी आपकी वेट कर रहे होंगे, आखिर आपसे उम्मीद लगाए जो बैठे होंगे। ये सुन आदित्य की फेस एक दुख से भर गया, जिससे देख आनुता ने आदित्य की हाथ पर अपनी हाथ रखकर पूछी क्या हुआ आदि, आप इतना उदास क्यों हो गए। आदित्य ने अपनी दुखे हुए स्वर में बोला मैं मोम की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया। आनुता ने असमंज से मतलब। आदित्य गहरी सांस लेते हुआ बोला इस बार भी मम्मी ने कुछ नहीं बताया। मेरा लाख मिन्नतें के बावजूद भी हर बार की तरफ इस बार भी मम्मी ने कुछ नहीं बताया। आदित्य अपनी बड़ी माँ को मम्मी और अपनी माँ को मोम बुलाता है। आनुता थोड़ा परेशान होते हुए नहीं बताया, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आदित्य आनुता को देखते हुए बोला मुझे नहीं पता, जब मैं अमेरिका स्टडी के लिए गया था उतने में क्या हुआ रहा, पर जब आया तब मुझे पता चला कि वह मम्मी के साथ है, वो भी लेट में मुझे पता चला। थोड़ा रुककर तुम्हें पता है, जब पिकू पैदा हुई थी मैं और भव्य बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हर साल राखी पर हम दोनों भाई की कलाई खाली रह जाया करता था, तो पिकू की आते ही हम खुद हो गए कि हमारी बहन भी अब हर साल हमें राखी बांधेगी और हमारी कलाई सुनी नहीं रहेगी। फिर पिकू हमारी लाइफ में हमारी प्यारी सी बहन आई, जिससे हम दोनों भाईजान से ज्यादा प्यार करते थे। फिर थोड़ा मुस्कुराकर पता है जब नाम रखने की बारी आई तब मैं और भव्य बहुत झगड़े थे, तब मम्मी ने हम दोनों की नाम से मिलाकर अद्विका रख दिया, जिससे सुन सब खुद हो गया। मैं और भव्य तो ज्यादा खुद थे क्योंकि हम दोनों की नाम से को रखा गया था।
वहीं आनुता पूरी तरफ से आदित्य की बात सुन रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह कब से आदित्य की दिल की बात जानना चाह रही हो। आनुता हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अद्विका बहुत किस्मत वाली है जो उससे इतना प्यार करने वाला दो भाई मिला। आदित्य दुखी होते हुए, नहीं आनुता, वो अगर किस्मत वाली होती तो क्या उससे, अपनी भाइयों से, अपनी इतना बड़ा परिवार से दूर रहती क्या? फिर थोड़ा रुक कर, मैं तो एक बदकिस्मत भाई हूँ जिसकी बेहन होते हुए पिछले 9 सालों से मेरी ये अपनी हाथों की तरफ दिखाते हुए कलाई खाली पड़ी है। आनुता आदित्य को पैम्पर कराते हुए बोली, आदि आप ज्यादा ना परेशान देखना, शादी में तो बड़ी मम्मी आएंगे ना, तो वो जरूर पिकू को साथ लेकर ही आएंगे। आदित्य ने एक दुख भरा नजर आनुता को देखकर बोला, उन्होंने इंडिया वापस आने से साफ साफ मना कर दिए और उन्होंने बस ये कहा कि मोम को बोल दूं कि जिसे उन्होंने मक्खी की तरह फेंक दिए उससे ढूंढने की कोशिश तो क्या ख्याल भी छोड़ दे। इतना बोल आदित्य अपनी आंखें बंद किए सीट पर सर टिकाए बैठ गया। तो आनुता बस आदित्य की टेंशन से, थकान से भरा चेहरा देखने लगी जो अभी तक भी अपनी चमक बनाया हुए था। थोड़ी देर में ही वो लोग एक 7 स्टार होटल के पास आकर रुकी जो आदित्य का ही था। फिर सारी कारस होटल की प्राइवेट पार्किंग एरिया में आ रुका। पीछे की कार से एक बॉडीगार्ड निकालकर आकर आदित्य की कार की डोर ओपन किया, जिससे आदित्य और आनुता बाहर निकले और होटल के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ शेखर पंछी को लिए अपनी विला लेकर आ गया था, क्योंकि शाम हो गया था। पंछी जैसे ही कार से निकली तो वह सीधा विला के अंदर भाग गई। शेखर को बाहर निकालने से पहले ही भाग गई थी, जिससे देख शेखर हैरान हो गया। शेखर को कहीं ना कहीं ये पता था कि उसकी बच्ची क्यों भाग गई है। शेखर भी ज्यादा ना सोचते हुए विला के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ खुशी और दयांश एक साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि कुकी थी नहीं और खुशी को अकेला ही रहना था, जिससे देख दयांश ने वहां रुक गया। वहीं शहर की दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन में, जिससे हाई सिक्योरिटी से घेरा हुए था। वो मेंशन देखने में बहुत ही सुंदर था और सामने में एक सुंदर सा फाउंटेन बना हुआ था। उससे मेंशन की अंदर एक औरत लगभग 46 साल की, जो मेंशन से बने मंदिर से निकालकर सब तरफ धूप दे रही थी। चैप्टर 29 भारद्वाज फैमिली। धूप देने की बाद वो औरत मंदिर जाकर उससे रख हॉल में आ गई, जहां पर एक 70 साल की आदमी बैठे हुए चाय पी रहे थे। उम्र से ज्यादा उनकी चेहरे की तेज था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उनकी जवानी की समय में वो एक हॉट एंड हैंडसम रहे होंगे। चेहरे की तेज के साथ साथ एक रौब था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अपने समय एक हार्ड पर्सनैलिटी की रहे होंगे, और यह है गौतम भारद्वाज। ठीक उन्हीं की बगल में एक औरत बैठी हुई थी, जो अभी उनकी अपनी हाथों की लड्डू बना रही थी। उनकी उम्र भी लगभग 66 साल की थी। वो भी बहुत ही सुंदर थी अपनी जवानी की समय पर। उनकी फीचर भी बहुत ही अच्छा था, जिससे पता चल रहा था कि वो अपनी समय में केहर ढा रही होंगे, और वो गौतम भारद्वाज की पत्नी शोभना भारद्वाज थी। तभी वो औरत आकर सोफे पर बैठते हुई बोली, माँ आप आज ये लड्डू क्यों बना रही है? उनकी बात सुन गौतम जी बोले, अरे नीलिमा बेटा, ये लड्डू आदि जो आने वाला है उस खुशी में बना रही होंगी, नहीं तो मजाल है कि ये एक लड्डू हम सब के लिए बना दे। शोभना जी उनकी ऐसे बात सुनकर चिढ़ाते हुए बोली, आजी आप तो चुप ही रहो, बूढ़े हो गए हो और लड्डू खाने की सोच रहे हो, कहीं दांत टूट बुट गया तो फिर से नई दांत नहीं आएंगे। शोभना जी की ऐसे बात सुन से ही गौतम जी चिढ़ जाते हैं और वो चिढ़ते हुए बोले, क्या कहा, फिर से कहना। शोभना जी उनकी बात हो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, बुढ़ा। शोभना जी एक एक वर्ड को जोर देते हुए बोली। गौतम जी ने शोभना की बात सुन गुस्से से शोभना जी से घूरते हुए बोले, तुमको शर्म नहीं अपनी बहू की आगे अपनी पाती की मजाक उड़ाते हुए? शोभना जी हंसते हुए बोली, लगता है बुढ़े को बुरा लगा। शोभना जी की बात सुन गौतम जी ने कहा, अगर मैं बुढ़ा हूं तो तुम भी बुढ़ी। शोभना जी ने अपनी आंखें उचकाते हुए बोली, लो जी, बुढ़े को बुढ़े बोलने पर क्या ही बुरा बात होगी, और मुझे बुढ़ी बोल रहे हैं, और मैं बुढ़ी भी हूं तो खूबसूरत बुढ़ी हूं। शोभना जी की बात सुन गौतम जोर से हंसते हुए बोली, क्या आप खूबसूरत है? फिर आपने सर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब से आपकी साथ में प्यार में गिरा था तब से मेरी खून पीते रहोगे तो खूबसूरत क्यों नहीं देखोगे। गौतम जी की बात सुन शोभना जी गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों की नोक झोंक शुरू हो जाता है।
वहीं नीलिमा की अपनी सास ससुर को कब से ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रही थी। नीलिमा जी उन दोनों को इस तरह लड़ते देख अपनी सर हिलाते हुए बोली, पापा जी, माँ जी, आप दोनों क्या छोटी छोटी बात पर लड़ने लग गए। गौतम जी ने हंसते हुए बोले, बेटा जी, यही तो है लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर से थोड़ा प्यार, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा लड़ाई होनी चाहिए, नहीं तो प्यार का पता नहीं चलता। शोभना जी ने भी स्माइल करते हुए बोली, हाँ जी बेटा जी, ऐसा है, नहीं तो इस बुढ़े की यह मजाल कि मुझसे झगड़ सके। शोभना जी बात सुन एक बार गौतम जी ने उन्हें घूर, फिर दोनों ने जोर से हंस दिए। उनकी हंसी देख नीलिमा जी भी हंस दिए। वहीं दूसरी तरफ शेखर विला में आकर एक सर्वेंट को खाना ऊपर रूम में लाने बोला, अपनी कमरे में चला जाता है। जब शेखर रूम में आया तो देख पंछी रूम में नहीं थी, तो शेखर ने ये सोच कि वॉशरूम में होगी, तो वॉशरूम की डोर पर नॉक करने लगा। पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो डोर धीरे ओपन कर अंदर देखा तो पंछी वॉशरूम में नहीं थी। कुछ देर कुछ सोचकर बालकनी की तरफ चला गया, पर पंछी वहां भी नहीं थी। शेखर अपनी बाल पर हाथ फेर कर आंखें बंद किए लंबी सांस लेकर रूम की अंदर आ गया। पूरी रूम पर अपनी नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी पंछी की कोई छाया तक नहीं। शेखर ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कमरे से बाहर निकाल गया। फिर कुछ टाइम बाद अपनी हाथों में एक कैरी बैग लिए हुए आया। शेखर ने अपनी गला साफ किए हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, लगता है कोई नाराज है। कोई ना, ये जो मैं खाने की चीज लाया हूं किसी को से देता हूं। शेखर ने बस पंछी के बाहर लाने के लिए बोला, पर पंछी बाहर निकली नहीं। फिर शेखर ने उस बैग से एक चिप्स का पॉकेट निकालते हुए जोर से बोला, अच्छा ठीक, कोई अगर ये चिप्स की बड़ा सा पॉकेट कोई अगर खाना नहीं चाहता तो मैं ही खा लेता हूँ। इतना बोल वो पॉकेट कट करके एक पीस बाहर निकाल कर किसी मुंह में डालने ही वाला ही था कि तभी रूम में रखे वुड का बना हुआ शो पीस टेडी वार्डरोब का एक सेल खुला, जिससे पंछी बाहर निकाल कर जल्दी से शेखर के पास जाकर हाथ से चिप्स का पीस और पॉकेट छीन लेती है। पंछी का यही आदत है, जब वो नाराज और गुस्सा होती है तो वो कहीं भी छुप जाया करती थी। वो अपनी गुस्सा और नाराजगी ऐसे ही दिखाया करती है। वहीं शेखर पंछी को इतना फास्ट देख हैरान बस उससे खाते हुआ देखता रह गया, क्योंकि पंछी वैसे खड़े खड़े खाने लगी। शेखर ने उससे पानी ऊपर खींचा, जिससे पंछी उसकी ऊपर गिर गई। पंछी ने जैसे ही शेखर की ऊपर गिरी तो वह अपनी नजर इधर उधर करके देखने लगी, जिससे देख शेखर ने थोड़ा घबरा गया, कहीं पंछी को चोट तो नहीं लग गई। शेखर ने अपनी बाहों में पंछी को ठीक से बैठाते हुए बोला, बच्चा कहीं लगी है क्या। पंछी उससे देखते हुए बोली, नहीं मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ। शेखर ने उससे देखते हुए पूछी, तो तुम इधर उधर क्यों देख रहे थे। शेखर की बात सुन पंछी को देखते हुए बोली, अरे आपने मुझे इतना जोर से खींचा तो मुझे लगा मेरी चिप्स नीचे गिर गया, जिससे देख रही थी मैं। शेखर पंछी का बात सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बोला, तुम चिप्स गिर गया है या नहीं वहीं देख रही थी। चैप्टर 30 बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। पंछी भी उसकी बात सुन बोली, अगर आपकी वजह से मेरी चिप्स की इत्तू सा अपनी हाथों से इशारा करते हुए बोली भी गिरता तो मैं आपको छोड़ती नहीं। इतना बोल पंछी शेखर को घूरते हुए एक चिप्स की पीस मुंह में डालकर खाने लगी। शेखर अपनी सामने बैठी लड़की को देख मन ही मन बोला, ये दिन व दिन डेयरिंग होती जा रही है। आज मुझे शेखर माहेश्वरी को धमाका रही है। फिर अपनी सर झटकते हुए पंछी को देख बोला, बस बच्चा इतना ही खाओ, तुमने सुबह लंच नहीं किया और तुम बस ये जंक फूड खाए जा रही हो। पंछी ये सुनकर झट से शेखर की गोद से उठकर दूर जाकर खड़ी हो गई, जैसे शेखर उससे उसकी फेवरेट चिप्स छीन लेगा। शेखर तो बस उससे देखते ही रह गया। शेखर अपनी आंखें सिकुड़े हुए पंछी को देखते हुए बोला, तुम्हें इस छोटे से चिप्स की पॉकेट से इतना प्यार कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। पंछी चिप्स की पीसेस खाते हुए एक पहेली जैसे बोली बोली, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। शेखर को तो उसकी पहेली समझ नहीं पाए और पंछी को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे बंदर कहा। तुम वो इतना ही बोला था कि पंछी उसकी बात काट कर बोला, चुप, आप बात जाने बिना ही बोल रहे हो। मैंने आपको बंदर नहीं कहा, मैं बस कह रही थी कि जैसे बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पाता उसी तरह आपको इस चिप्स का टेस्ट नहीं पता। मैं वही बोल रही थी ना, पर आप तो खुद को ही बंदर में लिए। इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। शेखर तो ब्लैंक हो गया था।
पंछी की बात सुन जिससे पूरी दुनिया डरता है। ऊंचा बोलना तो दूर, एक शब्द बोलने में जान हलक में आ जाती है उससे। इस 5 फुट की लड़की ने इस तरफ बात की, बकेई पंछी में गुट्स तो बहुत ही है। पंछी ने शेखर की ओर देख स्वीट वॉइस मगर तेज आवाज से बोली, क्या आप अब एक प्रतिमा बन गए, कुछ तो बोलो। पंछी की आवाज सुन शेखर अपनी होश में आकर पंछी की तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोला, तुमको आज किसी ड्रिंक पसंद की आत्मा तो नहीं आ गई या मुझसे डर नहीं लगता। पंछी डस्टबिन में चिप्स की पॉकेट डाल अपनी हाथ को झाड़ते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझमें आत्मा आ गई है। पंछी को घूरते हुए शेखर ने कहा, क्योंकि तुम आज मुझसे डरे बिना कुछ भी बोल रही हो। पंछी अपनी छोटे छोटे कदम बढ़ाकर शेखर के पास जाती है और उसकी कपड़े में अपनी दोनों हाथों को पोंछ देती है और उसके बाद शेखर की सीने में अपनी सर रखकर पूरे टाइट से पकड़कर बोली, आप मुझसे प्यार करते हो ना, इसलिए मुझे आपसे डरने की क्या जरूरत। जिससे हम प्यार करते हैं थोड़ी हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे। शेखर बस उसकी सारी हरकत देख रहा था। पंछी को अपनी कपड़े को गंदा करते हुआ बस देख रहा था, बोला कुछ नहीं। वैसे तो शेखर को हर चीज साफ सुथरा रखना पसंद था, पर यहां पंछी ने उसके साथ यह सब कर रही थी जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था। आखिर प्यार भी तो इतना ज्यादा करता है। फिर शेखर ने कुछ ज्यादा ना सोचकर पंछी को कसकर हक कर लिया, क्योंकि आज पहली बार पंछी बच्चों से बड़ी बन गई, क्योंकि आज वो समझदार जैसी बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में अनुता और आदित्य डिनर कर लिए थे और आदित्य ने अनुता को माहेश्वरी पैलेस की बाहर छोड़ जाने को हुआ तो अनुता ने एक बार फिर आदित्य को घर के अंदर के लिए बोली, पर आदित्य बाद में आने का बोल रहा था। पर अनुता हार ना मानते हुए एक बार फिर कोशिश करते हुए बोली, आदि आप अंदर नहीं गए तो सबको बुरा लगेगा। आदि ने हल्के मुस्कान के साथ बोला, तुम कुछ बहाना बना देना। अनुता मुंह बनाते हुए बोली, मैं कुछ बोली तो उल्टा मुझे ही डांट खाने को मिलेंगे कि तुम इस घर की दामाद को घर की बाहर से ही भगा दिया। अनुता की बात सुन आदित्य हंसते हुए बोला, तुम तो सिर्फ डांट खाओगे, पर मैं क्या तुम चाहते हो कि दादी मुझे डांट के साथ साथ मुझे उनकी छड़ी से मार भी खाओ। अनुता मुंह मोड़ते हुए बोली, ठीक है, इस तरफ हंसते हुए, इतना इमोशनल बात बोलने की जरूरत नहीं। इतना बोल थोड़ा झुककर आदित्य की गाल पर किस करके पैलेस की तरफ भाग गई। आदित्य अनुता की इस हरकत से अपनी सर हिलाकर एक स्माइल किए वहां से चला गया। वहीं खुशी की फ्लैट में दयांश पीठ की बल लेटा हुआ था और उसके ऊपर खुशी लेटी हुई थी। खुशी अपनी मोबाइल पर कुकी को मैसेज करते हुए खुद से बड़बड़ बोली, ये कौन सी जंगल की अंदर चली गई है जो ना कॉल लग रही ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। दयांश खुशी की बड़बड़ करता हुआ सुनकर बोला, बेबी तुम ना कुछ भी बोलते हो सकता है उसकी नेटवर्क इश्यू हो रहा हो। खुशी अपनी मोबाइल को घूरते हुए बोली, ऐसा भी कौन सी जगह है इसकी मोबाइल जहां नेटवर्क ही ना हो, घर गई है या जंगल। दयांश हंसते हुए बोला, व्हाट आर यू सेइंग बेबी, ऑफ कोर्स घर गई है। जंगल में थोड़ी ना इंसान रहते हैं, तुम भी कुछ भी बोलती हो। खुशी दयांश की बात चीड़ जाती है और दयांश को एक मुक्का जड़ देती है और उसे घूरते हुए बोली, यू डोंट नो बेबी, मैं एक ऐसा जानवर को देखा है जो जंगल में नहीं घर में रहता है। दयांश अपनी बाजू को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, आई नो बेबी, तुम मुझे ही बोल रही हो। खुशी हंसते हुए बोली, बेबी तुम स्मार्ट हो गए, मुझे अभी पता चला ये खुशी की बात है। दयांश खुशी की बात से चिढ़ जाता है और मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी कदर नहीं, हर बार मुझे बस चिढ़ाते हो जैसे मैं तुम्हारा प्यार नहीं कोई दुश्मन हूं। चैप्टर 31 हनी। दयांश की बात सुन खुशी तिरछा हंसते हुए बोली, तुम उसी लायक हो। दयांश कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी का मोबाइल रिंग हुआ, जिससे खुशी अपनी हाथों में पकड़ रखा था। जैसे ही खुशी फ्लैश हो रही नाम देखा तो उसने जल्दी से कॉल उठा लिया। जैसे ही खुशी ने कॉल पिक किया दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज आई जो रोते हुए बोल रही थी, खुशी मेरी जानू, मेरी सोना, मेरी बेबी, आई मिस यू। कुकी की इतना जोर से बोलने से खुशी अपनी कान से मोबाइल हटा लेती है तो देखती है मोबाइल स्पीकर में हो गया था। खुशी जब कान में मोबाइल लगाया तो अपने आप स्पीकर पर दब गया, जिस वजह से कुकी की आवाज जोर से आने लगी थी। जैसे ही ये सब दयांश की कानों में पड़ी तो उसकी कान खड़े हो गए
और खुशी की मोबाइल को घूरने लगा तो वहीं खुशी मोबाइल की दूसरी तरफ से कुकी की ऐसे रोते हुआ बोलना सुन पहले तो घबरा गई, पर जैसे ही कुकी की बातों पर ध्यान दिया तो समझ जाती कि इसकी नौटंकी शुरू हो गया था। खुशी ने वैसे मोबाइल स्पीकर रहते हुए ही बोली, पहले ये मगरमच्छ वाला रोना बंद कर, और मिस करती तो काम से काम एक कॉल कर लेती, पर नहीं। तू तो लड़की वालों की घर अपनी फैमिली साथ चाय पीने में अभी तक लगी हुई कि तू कॉल भी नहीं कर सकती। फोन की दूसरी तरफ से कुकी मानते हुए बोली, यार खुशी इधर ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। खुशी भी जवाब देते हुए बोली, पता है मुझे कितनी बार ट्राई की कॉल करने की पर लग नहीं रही थी, पता नहीं अपनी घर गई है या जंगल। खुशी की बात सुन हंसते हुए दूसरी तरफ कुकी ने कहा, हा तुम भी ना कुछ भी बोलती है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, वैसे तूने जो कहा वो सच है, मैं जंगल में हूँ। खुशी चौंकते हुए बोली, क्या तू जंगल में है, क्यों, किस लिए? खुशी की सवाल पर कुकी उससे शांत करते हुए बोली, स्वीटहार्ट मेरा जो घर है ना वो गांव में है और गांव में जंगल है, समझी? खुशी उसकी बात को समझ जाती है, फिर उससे पूछती है, अच्छा वो सब छोड़ तू कब आ रही है? परसों कॉलेज शुरू होने वाला है और कल मैं और पंछी शॉपिंग में जा रहे हैं। कुकी उदास होते हुए बोली, यार कितने दिन बाद घर आए हूं इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं। तुम दोनों जाओ, कुछ दिन बाद मैं आऊंगी। खुशी भी समझती है और कुछ ना बोल जल्दी आने का बोल बातें करने लगती है। वहीं दयांश बेड पर बैठे बस खुशी को घूर रहा था, क्योंकि खुशी पिछले 2 घंटों से इधर उधर मटकते हुए बस बात किए जा रही थी। बहुत बार दयांश आवाज भी लगाया पर 5 मिनट बोल बातें किए जा रही थी। लास्ट में गुस्से में सर से पांव तक कंबल ओढ़कर बेड पर लेट जाता है। जब खुशी बात खत्म की फोन काट कर बेड की तरफ देखी तो दयांश सर से पांव तक ढक कर सो गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नाराज हो गया है। खुशी ने अपनी लाचारी सर हिलाकर बोली, मेरी पास बच्चों की कमी नहीं, इतना बोल लाइट बंद कर दयांश के पास जाकर लेट गई तो दयांश ने अपनी पास कंबल की अंदर खिंचकर बाहों में भर लिया पर बोला कुछ नहीं। खुशी भी मुस्कुराते हुए दयांश की बाहों में अच्छे से पकड़कर आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ पंछी और शेखर दिन किए सो गए थे, पर शेखर जगा हुआ एक हाथ पर मोबाइल चला रहा था और दूसरी हाथ में पंछी की सर सहला रहा था जो उसकी सीने पर रखा हुआ था। कुछ टाइम मोबाइल पर काम करने के बाद साइड टेबल पर मोबाइल रखकर पंछी को अच्छे से लिए से जाता है। रात के 2 बज रहे थे। पंछी नींद में ही आपने बेली को पकड़कर कसमसाते हुए करवट बदलने लगी। पंछी की फेस पर दर्द की भाव था, पर ज्यादा ना सोचकर सोने की कोशिश करने लगत है, पर दर्द बीतते वक्त के साथ पेट दर्द बढ़ते जा रहा था। जब पंछी को ज्यादा सहन नहीं हुए तो वो उठकर बैठकर सिसकने लगती है। वहीं शेखर का नींद हल्का था, जिससे पंछी को ऐसे सिसकने सुन नींद में ही अपनी हाथ से बेड पर टोटलने लगा। जब अपनी बगल में पंछी की एहसास ना मिला तो जल्दी से अपनी आंख खोलकर उठकर बैठ गया और अपनी बगल में देखा तो पंछी बेड की हेड डेस्क पैक अपनी बेली को पकड़कर सिकुड़ कर बैठी हुई सिसक रही थी। शेखर उसकी ऐसे हालत देख पहले घबरा गया और जल्दी उठकर पंछी के पास जाकर बैठकर पंछी को बाल को सहलाते हुए ही परेशान होते हुआ पूछा, स्वीटहार्ट क्या हुआ, तुम री क्यों रहे हो? पंछी वैसे ही सिसकते हुआ दर्द भरी आवाज से बोली, हनी पता नहीं मेरे टोमी पर क्या आ गया है जो मुझे दुख रहा है। ये सुन शेखर की भौहें सिकुड़ गया और पंछी को घूरते हुए बोला, कब से हो रहा है और तुम मुझे उठाया भी नहीं। पंछी वैसे ही दर्द से बोली, मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हो, इतना बोल रोने कहती है। शेखर वैसे ही पंछी को घूरते हुए बोला, और खाओ अपनी फेवरेट चिप्स। पंछी उसकी बात से चुप से सिसकने लगी। पंछी भी जानती थी कि ये सब इतना सारा चिप्स खाने की वजह से ही हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोली। पंछी तो कुछ नहीं बोली, पर शेखर की ऐसे घूरता देख सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे घूर रहे हैं और डांट भी रहे हैं। इतना बोल दहाड़ मार के रोने लगती है। चैप्टर 32 पंछी की बात सुन और ऐसे दहाड़ मारते हुए रोना सुन और बुरी तरह घूरते हुए तेज आवाज में बोला, चुप, एकदम चुप। मना करने से तो बात मानने हैं नहीं, अब कुछ बोले तो भी बुरा लग रहा है। शेखर इतना बोलते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से पर दर्द की दवाई निकालकर पंछी को दिया। जब पंछी ने शेखर ही हाथों में पानी ग्लास के साथ मेडिसिन देखा तो बस उससे घूरती रही। जब शेखर पंछी के पास आकर मेडिसिन पंछी और बढ़ा दिया तो पंछी दवाई लेने की बदले बस उससे घुरा ही थी।
पंछी का घूरता हुए देख शेखर अपनी आंखें और छोटी करके उससे देखते हुए बोला, दवाई घूरने के लिए नहीं है। पंछी दवाई से नजर हटाकर शेखर को देख खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, ये दवाई मुझे नहीं खानी, मुझे कुछ और दे दो, पर ये नहीं। पंछी दवाई ना खाने की जिद देख समझने लगा, पर पंछी ने तोह खाने की तोह दूर शेखर की पास से दूर जाकर खड़ी हो गई। पंछी का जिद देखकर शेखर ने आंखें बंद किए गहरी सांस लेकर पंछी की तरफ देखकर बोला, अच्छा ठीक है, दवाई मत खाना पर मेरी पास आओ। पंछी ने अपनी पेट पकड़कर सर हिलाते हुए बोली, पहले आप उससे बॉक्स पर रख दो फिर। शेखर ने दवाई रखने की बहाने चुपके से बिना पता लगाए एक मेडिसिन हाथ में ले लिया और पंछी तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, देखो अब मैंने दवाई रख दिया है, अब तो मेरे पास आओ। पंछी भी शेखर दवाई का रखता देख उसकी पास आ जाती है। शेखर भी उससे अपनी बाहों में भर लेता है, फिर पंछी को बेड की पास लेकर आ जाता है और खुद बैठकर अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर हक कर लेता है, उतना टाइम ही अपनी मुंह पर दवाई रख लेता है। फिर पंछी की चीन को उठाकर प्यार से देखने लगता है, फिर उसकी नजर आकर पंछी की गुलपी होंठ पर जाता है। शेखर अपनी होठों को धीरे धीरे उसकी होठों की पास लाने लगता है। फिर पंछी की होठों में आपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। कुछ सेकंड बाद जब पंछी अपनी मुंह नहीं खुली तो शेखर ने अपनी 2 उंगली चेस्ट से चलते हुए पंछी की कमर तक ले आया और उसकी कमर पर जोर से चिकुटी काट लेता है, जिससे पंछी का आह निकाल जाता, जिस वजह से पंछी की मुंह खुल जाता है। शेखर ने को अपनी मुंह पर जो दवाई लिए हुए था, पंछी की मुंह खुलने से शेखर ने धीरे धीरे पंछी की मुंह के अंदर देने लगा। जब तक पंछी ने वो दवाई निगल ना ली तब तक शेखर ने किस करता रहा। पंछी को अपनी मुंह में कुछ कड़वा सा लगा तो पंछी ने शेखर को खुद से दूर करने लगा, पर शेखर हुए नहीं। जब पंछी ने दवाई निगल लिया तब जाकर शेखर ने पंछी को छोड़ दिया। जब शेखर ने छोड़ा तब पंछी में अपनी मुंह चलते हुए अजीब सी शकल बनाने लगी, जिससे देख शेखर को हंसी आ रहा था, पर वह अपनी हंसी को रोक बिना इमोशन के साथ बस पंछी को देखता रहा। पंछी अपनी अजीबो शकल बनाते हुए बोली, छी ये क्या डाल दिया आपने मेरी मुंह पर याक। पंछी की बात सुन शेखर ने टेढ़ी स्माइल करते हुए पंछी को पानी का ग्लास देते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस दवाई दिया। शेखर की बात सुन पंछी रोनी सूरत बनाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने चीट किया। इतना बोल पंछी शेखर की सीने में मारने लगी। शेखर पंछी का हाथ पकड़कर बिना इमोशन के साथ कड़क आवाज में बोला, स्वीट हार्ट बिहेव योरसेल्फ, पहले ये पानी पियो। इतना बोल पंछी को अपनी हाथों से पानी पिलाने लगा। वहीं पंछी उसका इतना तेज बोलने से एकदम सहम गई और चुप हो गई और चुप से शेखर की हाथों से पानी पीने लगी। पानी पिला देने की बाद शेखर ग्लास को टी टेबल पर रख दिया और पंछी कुछ बोले बिना जाकर बेड पर लेट गई। शेखर ने जब ग्लास रखकर मुड़ा तो देख पंछी बेड पर आंखें बंद किए लेट गया। पंछी ने बिना कंबल ओढ़े लेट गई थी, जिससे देख शेखर अपनी आंखें कसकर बंद किया और लाइट ऑफ किए पंछी की पास लेट गया और पंछी को अपनी पास खींचकर बाहों में भर लिया और ब्लैंकेट डाल दिया। पर पंछी तो नाराज थी, इसलिए शेखर की बाहें में कसम साने लगी और अपनी ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। शेखर ने पंछी को अपनी तरफ पलटकर जोर से जकड़ लिया और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए पंछी की गाल सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, नाराज हो मुझसे। शेखर की प्यार से भरा आवाज सुन पंछी की झुकी हुई नजर से आंसू की 2 बूंद लुढ़क कर गालों पर आ गया, जिससे देख शेखर की दिल में एक टीस सी उठी। ऐसा पहली बार था जो पंछी की आंखों से आंसू आया था, नहीं तो जब से शेखर की साथ मिली थी तब बस उछल कूद करते खुश रहा करती है। पंछी वैसे ही अपनी झुकी नजर किए हुई थी। शेखर ने पंछी गालों से आंसू पोंछकर प्यार से बोला, स्वीट हार्ट डोंट क्राई, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी आंखों से आंसू। फिर अपनी दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला, और यहाँ मेरी दिल में दर्द होता है जब तुम्हें तकलीफ होता हो या आंखों में आंसू आते हो। शेखर की बात सुन पंछी की दिल भर आया और अपनी सर शेखर की सीने पर घुसा के सिसकते हुए बोली, आप मेरे साथ बहुत रूड से बात किए, मैं डर गई। शेखर अपनी सीने में पंछी को छिपाते हुए बोला, बच्चा तुम्हें दर्द हो रहा था, अगर तुम दवाई नहीं खाए होती तो शायद तुम्हारा तबीयत और भी बिगड़ सकता था, इसलिए मैं तुम पर थोड़ा रूड हो गया। आई एम सॉरी बात तुम्हें हट करने के लिए।
शेखर तो सॉरी किसी को बोलता नहीं, पर यहाँ बात उसकी छोटी सी क्यूट सी प्रिंसेस की थी जहाँ पर वो हर चीज हार सकता था। ये तो छोटा सा सॉरी था। शेखर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम रोना बंद करो और अभी सो जाओ, कल शॉपिंग पर जाओगे ना? अगर लेट पर सोओगे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा और तुम अच्छाई नहीं देखोगी। शेखर की बात सुन पंछी आपनी हर हिलाते हुए, नहीं नहीं मुझे बुरी नहीं दिखना। इतना बोल आपनी सर शेखर की सीने पर रब करते हुए आंखें बंद किए सो गई। वहीं शेखर उसकी हरकतें देख मुस्कुराते हुए पंछी की माथे पर किस करके कसकर पकड़कर खुद भी आंखें बंद किए सो गया। चैप्टर 33 शॉकिंग सरप्राइज एंड शॉपिंग। अगली सुबह भारद्वाज मैंशन। सुबह की वक्त था, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने शुरू हो गई थी। वहीं मैंशन की मंदिर में नीलिमा जी आरती की थल लिए आरती गाते हुए पूजा कर रही थी। उनकी आरती सुन घर की सब लोग धीरे धीरे पूजा घर तरफ आ रहे थे और उनकी साथ पूजा में शामिल हो गए। ऐसे पूजा कुछ ही वक्त खत्म हो गई और नीलिमा जी ने आरती थाल लिए स्माइल के साथ सबको आरती और प्रसाद देकर बड़ी की आशीर्वाद लिए। सबको आरती देने की बात जैसे पीछे पलटी तब एक आवाज आई, मुझे आरती नहीं देंगे आप? यह आवाज सुन नीलिमा जी की समेत सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नीलिमा जी पीछे पलटकर शिदियों की तरफ देखा, वहां पर 3 पीस ब्लैक विथ व्हाइट कॉलर बिजनेस सूट पहने चार्मिंग चेहरे लिए बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। वो आदित्य था जो कल रात अनुता की छोड़ मेंशन आ गया था। नीलिमा जी बड़ी सी स्माइल लिए आदित्य की तरफ जाने लगी। आदित्य भी स्माइल लिए सीढ़ियों से नीचे आया। आदित्य झुकर नीलिमा जी की पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो नीलिमा जी ने प्यार से आदित्य की सर पर हाथ रख दिए और फिर आरती लेकर नीलिमा जी हक कर लिया। आदित्य नीलिमा जी से अलग होते हुए, मोम कैसे है आप? नीलिमा जी ने मुस्कुराते हुआ बोली, अब मेरे बच्चा आ गया है तो मैं ठीक ही रहूंगी। इतना बोल प्यार से आपने हाथ आदित्य की गाल पर रख दिया। दोनों माँ बेटे की प्यार देह पीछे से एक आवाज आई जो बोल रहे थे, अरे बरखुदार अपनी माँ से मिल लिए हो तो अपनी और भी घर वाले हैं उनसे भी मिल लो। आदित्य अपनी नजर नीलिमा जी की पीछे किया तो वहां पर आदित्य की दादी और दादाजी खड़े थे। आदित्य मुस्कुराते हुआ चलकर उनकी पास जाते हुए बोला, क्या बड़ी आप भी, अगर आपको मेरी क्यूटी से फुर्सत मिले तो मैं आपकी पास मिलने आऊं ना? दादी माँ शर्माते हुए, चल बदमाश कुछ भी बोलता है। आदित्य उनकी बात सुन हंसते हुए उन दोनों की पैर छूकर गले लगाते हुए बोला, आजी आप तो हो ही मेरी दादू की मुमताज है ना बड़ी। इतना बोल हुए हंसने लगा। दादू भी आदित्य की बात सुनकर दादी को छेड़ते हुए हंसकर बोले, ये जो तुम्हारी दादी है मेरी मुमताज ही नहीं, मेरी जिंदगी जाने बाहर है। उनकी बात सुन सब हंस रहे थे तो दादी जी शर्मा गई और झूठी गुस्से में बोली, आजी आप चुप करे, बच्चों के सामने भी शुरू हो जाते हैं। सर जी बाल सफेद हो रही है और आपको जवानी चढ़ी है। इतना बोल वहां से चली गई। वहीं उनको जाता देख दादा जी और आदित्य जोर से हंस दिए। नीलिमा जी उतने में मंदिर घर से थाल रखकर आ गए थे और आदित्य और गौतम जी को देखते हुए बोले, पापा जी आप चलकर नाश्ता कर लीजिए। फिर वहां से गौतम जी वहां से चले गए। फिर आदित्य को देखते हुए बोली, तू इतना सुबह तैयार हो गया है, कहीं जाने वाला है क्या? आदित्य अपनी माँ को देखते हुए बोला, बहुत दिन की वर्क पेंडिंग है, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और रुद्रा से भी मिलना है। नीलिमा जी आदित्य की आंखों में देखी जो निराशा से भरा हुआ था। फिर आदित्य गाल को छूकर, आदि क्या इस बार भी दीदी ने कुछ नहीं कहा? आदित्य अपनी माँ की हाथ जो उसकी गाल पर था उससे पकड़कर नम आंखों से, मोम वो क्यों उससे हम सबसे छुपा रही है? उन्हें क्या हम सबकी दर्द नहीं दिख रहा है कि ये घर उसकी बिना और उसकी बिना कितना खाली हो गया है? ना वो दोनों आते हैं ना ही उसे आने देते हैं। ये सुनकर नीलिमा जी का बची हुई उम्मीद के साथ दिल भी टूट गया और अपनी मनेन बोली, दीदी इतने सालों की नाराजगी लिए हुए है, ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। ये सब वो अपनी मन ही मन सोच ही रही थी कि आदित्य की आवाज़ उनकी कान में पड़ी, मोम ऐसा क्या हुआ था कि वो उसे और उससे जुड़े कोई बात नहीं बताती है? नीलिमा जी अपनी नाम आंखों से आदित्य को देखते हुए, आदि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिस वजह से ना तुम्हारे पापा ने मुझे माफ किया ना ही तुम्हारी बड़े माँ और बड़े पापा ने। आदित्य अपनी मोम को देखते हुए बोला, पर मोम आपने ऐसा क्या किया है जो इतने सालों से सब नाराज है?
नीलिमा जी कुछ कहती तभी पीछे से एक मेड ने आवाज लगाई जो बोल रही थी, मेम बड़े मेम आपको बुला रही है। नीलिमा जी उस मेड को देखे हुए बोली, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। फिर आदित्य को देखे हुए बोली, पहले अपनी पापा को जाकर मिल ले, फिर नाश्ता करके ही जाना और नाश्ता किए बिना जाना मत। इतना बोल नीलिमा जी चली गई और आदित्य वहीं खड़े हुए अपनी मोम की बोल हुए बात सोचने लगा। फिर अपनी पापा से मिलने चला गया। वहीं शेखर की विला में आज सुबह शेखर जल्दी से ऑफिस चला गया था और पंछी अभी तक सोई हुई थी। सुबह की सनशाइन सी धूप पंछी की सुंदर सी चेहरे पर चूमे जा रही थी, जिससे पंछी की चेहरा और भी खिल रहा था। पंछी ने करवट ली और अंगड़ाई लेते हुए बिना आंखें खुले बैठ गई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक नज़र सामने की दीवार पर देखकर जैसे अपनी नज़र दूसरी तरफ किया तो उससे थोड़ा अजीब लगा। तो पंछी जल्दी से अपनी नज़र सामने की वॉल पर किया तो खुश के साथ हैरान होकर जल्दी से उठकर सामने की वॉल के पास गई, जहां पर पंछी और शेखर की एक ऑयल पेंटिंग लगा हुआ था, जिससे देख कोई नहीं कह सकता कि वो एक पेंटिंग है। वो तो इतना ओरिजिनल दिख रहा था मानो पेंटिंग में से ही इंसान बाहर आ जाए। उस पेंटिंग में शेखर स्टाइलिश चेयर पर बैठा हुए था और उसकी गोद में पंछी बैठी हुई थी और पंछी की पीठ शेखर की सीने में लगी हुई थी। शेखर पंछी की शोल्डर पर किस किया हुआ था और दोनों हाथ पंछी की बेली पर लिपटे हुए था, तो वहीं पंछी अपनी दोनों हाथ शेखर की हाथों पर था जो उसकी ही बेली पर लिपटे हुए था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। वो पेंटिंग बहुत ही रोमांटिक था। पंछी ने दीवार पर लगी पेंटिंग को हक करते हुए बोली, वाह कितना अच्छा पिक्चर है, आई लव इट वेरी म्यू। तभी पंछी की मोबाइल रिंग हुआ तो पंछी ने जल्दी से उससे पेंटिंग से हट गई और जाकर अपनी मोबाइल बिना देखे उठा लिया और उधर से कुछ बोल पता पंछी ने एक्सरसाइज होकर बोली, होनी ये कितना खूबसूरत है, आई लव इट वेरी म्यू। फोन की दूसरी तरफ शेखर अपनी चेयर पर बड़े एरोगेंट वे में बैठे पेपर वेट घुमा रहा था। पंछी की बात सुन शेखर ने एक गहरी मुस्कान लिए बोला, सरप्राइज तुम्हें पसंद आया। फोन पर पंछी चहकते हुए बोली, बहुत, पर हमने ये पिक्चर कब लिया मुझे तो याद नहीं। शेखर ने जवाब देते हुए बोला, वो पिक्चर नहीं एक पेंटिंग है। पंछी ये सुन हैरान हो जाती है। पंछी अपनी हैरानी वाली आवाज में कहे, क्या वो एक पेंटिंग है? शेखर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ वो पेंटिंग है। फिर अपनी टाइम देखते हुए अब अपनी मुंह बंद करो और जाकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर शॉपिंग पर जाना। पंछी उसकी बात सुन अपनी मुंह बंद कर देती है और अपनी प्यार आवाज में बोली, हनी एक बात बोलूं? शेखर बिना किसी भाव से हाँ बोलो। पंछी शर्माते हुए अपना 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 शेखर थोड़ा अट्रैक्टिव वॉइस में हाँ स्वीट हार्ट में ना क्या। पंछी खुद को शांत कराते हुए अपनी मासूम आवाज में जल्दी से, आप ना बहुत अच्छे हो, इतना बोल फोन पर एक किस किए कॉल कट करके अपनी सीने में मोबाइल को रखकर तेज तेज सांस लेने लगती है। फिर खुद को शांत करने की बाद फ्रेश होने चली गई। उधर शेखर अपनी केबिन में पंछी की कॉल रखने की बात अपनी मोबाइल को देखते हुए एक स्माइल के साथ बोला, पागल, सामने में तो प्यार नहीं करती और कॉल पर प्यार जाता रही है, एकदम पागल है। फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए, जैसी भी है मेरी है। शेखर अपनी सर हिलाकर खड़े हुए मीटिंग रूम से बाहर आ गया। वहीं पंछी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके खुशी और सोमा के पास चली जाती है, क्योंकि आज उनको शॉपिंग में जाना था। कल ही तो उनकी कॉलेज शुरू होने वाला है, तो कुछ तो नया कपड़े तो चाहिए ही है। पंछी पहले खुशी को लेने चली गई और उसके बाद दोनों मिलकर मॉल चले गए, क्योंकि सोमा पहले से ही वहां पर दोनों की वेट कर रही थी। चैप्टर 34 नीली आंखों से घूर घूर कर मार डालेंगे। दोनों जल्दी मॉल पहुंचकर सोमा के पास चले गए। सोमा वहां की वेटिंग हॉल में बैठी थी। जैसे ही सामने से आती पंछी और खुशी को देखा तो जल्दी से उठकर दोनों के पास जाकर एक साथ ही गले लगा कर बोली, ओह माय माय, मेरी दोनों सुंदरता की राजकुमारियों। सोमा की बात सुन खुशी हंसते हुए कहा, ये कौन सा नया भाषा बोलना शुरू किया है तू? सोमा अपनी बालों को बड़ी ही स्टाइल से सहलाते हुए बोली, यह मिस सोमाना माकॉल की स्टाइल है। पंछी सोमा की एक्शन देख हंसते हुए बोली, दी तुम अगर ऐसा हर लैंग्वेज का सीखकर प्रयोग करोगे तो जरूर आप सबके लिए ट्रांसलेटर बन सकती हो। खुशी भी सोमा को हंसते हुए बोली, हाँ सोमा, पंछी ठीक बोल रही है। सोमा दोनों की बात पर आंखें मटकाते हुए बोली, पहली बार तो पंछी भाभी आप मुझे दी मत बोली। सोमा ने भाभी शब्द थोड़ा लंबा खींचकर बोली थी।
और दूसरी बात इंडिया में ट्रांसलेटर की जॉब करने के लिए है, बहुत सारे में तो मेरी किसी की जरूरत नहीं। और तीसरा बात, मुझे इंडिया के अंदर जितना लैंग्वेज है वो सीख रही हूँ, समझे तुम दोनों। पहले तो पंछी सोमा का भाभी वर्ड सुन झेप जाती है, फिर इधर उधर देखते हुआ बोली, हाँ तो मैं हुई नहीं हूँ तुम्हारी भाभी, तो मैं दी ही बोलूंगी। सोमा पंछी को घूरते हुए बोली, बस 1 साल की बड़ी हूँ, बाकी एक क्लास में अभी सब एक साथ है, तो दी बोलना जरूरी है क्या? और रही भाभी बोलने की बात, तो मैं अब से हर वक्त भाभी ही बोलूंगी। पंछी कुछ नहीं बोलती, बस सोमा को घूरते ही रहती है। वहीं खुशी दोनों की नोकझोंक देख रही थी। फिर दोनों की बाहों को पकड़कर लिफ्ट की तरफ खींचकर ले जाते हुए बोली, तुम दोनों अपना डिस्कशन बाद में करना, अभी चलो शॉपिंग करना है। वैसे तीनों तो कहीं भी शॉपिंग करते थे, उनको सुंदर अच्छे चीजों से मतलब होता है, ना कि ब्रांड से। पर आज तीनों ने शहर की सबसे बड़े मॉल पर आए हुए थे। ये मॉल माहेश्वरी अंपार की अंडर आता है। तीनों वुमन सेकेशन की तरफ चले गए। वैसे सब शॉपिंग काम खाने के लिए ज्यादा आए हुए थे। तीनों घूम घूम कर शॉपिंग किए जा रहे थे। ज्यादा कुछ, बस डेली यूज के लिए नॉर्मल कपड़े और कॉलेज के लिए कुछ अच्छे कपड़े शूज लेने थे बस। वैसे बता दी, चारों कॉलेज के लिए हर दिन एक जैसा ड्रेस कैरी करते हैं, बाकी कॉलर अलग होता है। तीनों की शॉपिंग की खत्म हो गई थी, तो तीनों कैफेटेरिया में चले गए। वहां जाकर एक टेबल में तीनों ने खुद को चेयर में सेटल कर लिए। खुशी मेनू कार्ड देखते हुए बोली, बोलो क्या ऑर्डर करूं खाने में? तो सोमा ने एक वेटर को हाथ हिलाकर बुलाया। पंछी ने दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों क्या क्या लोगे, बोलो, मैं बता रही हूं आपने। उतने में एक वेटर एक पेन और पेपर लिए आ गया। वेटर, मैम आपका ऑर्डर। सोमा ने पहले बोली, एक कोल्ड कॉफी, व्हाइट सॉस पास्ता और एक हल्का नूडल्स बस। सोमा की ऑर्डर लिखने की बाद खुशी ने भी अपनी ऑर्डर बोली, एक बर्गर, हक्का नूडल विद कोल्ड ड्रिंक। जब पंछी की बारी आई तो वेटर ने जब बोलने का इशारा किया तो पंछी ने अपनी बैग से एक पेपर निकालकर वेटर को देते हुए बोली, इसमें जितना लिखा हुआ है सब लेकर आओ। इतना बोल वेटर को वो पेपर दे दी। वहीं खुशी और सोमा पंछी हैरानी से बस देखते रह गए। सोमा हैरानी से बोली, पंछी तू घर से लिस्ट बना कर लाई है? सोमा की बात सुन पंछी अपनी पैर की ऊपर पैर रखकर बड़ी एटीट्यूड से बोली, मुझे बोलकर अपनी वक्त बर्बाद नहीं करना, इसलिए मैं पहले से ही ऐसा लिखे हुआ पेपर रखी हुई है, जिस दिन मुझे जो खाना होता वो वाला चीट उठा लेती हूँ। सोमा और खुशी उसकी बात सुन हैरानी से बस उससे देखने लगे, जो अपनी ऐसे बच्चों जैसी हरकत से खुद को बड़ी स्मार्ट समझ रही थी। वहीं मॉल की एक बड़े से प्राइवेट हॉल में दो चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले लड़के अपनी बिजनेस सूट में बहुत ही देसी लग रहे थे। वो दोनों की सामने बैठे हुए लोगों के साथ किसी मीटिंग का डिस्कशन कर रहे थे। वो दोनों लड़के आदित्य और शेखर थे, जो अपनी मीटिंग के लिए सुबह निकल गए थे। आदित्य फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, मिस्टर माथुर, हम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट तो करेंगे, पर आपकी मटेरियल अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी महंगी क्यों ना हो। सामने बैठे मिस्टर माथुर बोले, थैंक यू मिस्टर भारद्वाज, आप जैसे बोल रहे हैं वैसा ही होगा। मिस्टर माथुरन की बात खत्म होते ही शेखर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस्टर माथुर, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी प्रोजेक्ट पर हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे प्रॉफिट भी हो। मिस्टर माथुर अपनी चश्मा को ठीक करते हुए, ऑफ कोर्स मिस्टर माहेश्वरी, आपको इस प्रोजेक्ट में किसी तरफ की लॉस नहीं होगा। आदित्य चेयर से उठते हुए, लॉस होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से जानते हो। मिस्टर माथुर भी चेयर से उठकर कॉन्फिडेंट के साथ बोले, आई नो मिस्टर भारद्वाज, आप फिक्र मत करिए। इतना बोल अपनी हाथ आगे बढ़ाकर दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। फिर दोनों उठकर अपनी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड की समेत वहां से निकल गए। आदित्य और शेखर चलते हुए बात किए हुए जा रहे थे। आदित्य अपनी मोबाइल पॉकेट में रखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है हमें इस प्रोजेक्ट पर कितना प्रॉफिट होगा? शेखर बिना भाव से, जिस जगह ये प्रोजेक्ट हो रहा है आने वाली टाइम में बहुत ही प्रॉफिट होगा, तो इसमें लॉस की गुंजाइश ही नहीं है। आदित्य बस अपनी सर हाँ में सर हिला देता है। फिर शेखर को देखते हुए बोला, आज क्लब में मिलते हैं, कुछ डिस्कशन करना, इट्स इम्पोर्टेंट। शेखर चलते हुए रुक जाता है और आदित्य को देखते हुए बोला, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी भी है। तू जो ढूंढ रहा है वो तेरी शादी से पहले मिल जाएगा।
आदित्य स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता है तू अब मेरी साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने के बाद आदित्य ने शेखर को हक कर लेता है। शेखर भी स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। आदित्य ने भी अपनी सर हिला देता है। फिर शेखर कुछ टाइम में आने को बोल आदित्य वॉशरूम चला जाता है, तो शेखर भी वहां से चला जाता है। वहीं कैफेटेरिया में खुशी और सोमा बस अपनी मुंह फाड़े देख रहे थे। पंछी ने खाने के लिए कितना कुछ ऑर्डर कर दिया था, पर हैरानी की बात ये ठीक पंछी ने सब चट कर गई और अभी बड़ी चाव से मोमोज खा रही थी, वो भी ग्रीन चटनी में डुबो डुबो कर। खुशी हैरानी से बोली, सोना क्या तुझे शेखर सर खाना नहीं देते? जो तू टेबल पर रखे खाने को इशारा करते हुए कहा, इतना सारा मंगा ली। उसकी बात सुन सोमा ने खुशी को कोहनी मारते हुए बोली, खुशी किसी बात कर रही है? भाई भला पंछी को खाने के लिए मना क्यों करेंगे? पंछी खाते हुए खुशी को देखे हुए, हाँ वही, मुझे कभी खाने से मना नहीं करते। खुशी सारे डिश की नाम लेते हुए, एक्स्ट्रा बिग साइज चीज पिज्जा, वो भी 2 वेग मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई, मिक्स सॉस, पास्ता, चिली पोटैटो, 2 कोल्ड ड्रिंक, 1 बटरस्कॉच, पनीर रोले, पनीर चाउमीन, इतना सारा ये अकेली खाए है। यू हैव एनी आइडिया? और यह जो पिज्जा खा रही है वो तीसरा है। पंछी एक हाथ से पिज्जा खाते हुए खुशी को देखते हुए बोली, देख तू कुछ भी कर, मेरी खाने पर नजर मत लगा। खुशी उसकी बात सुनकर थोड़ी गुस्से में बोली, मैं नजर नहीं लगा रही हूं, बस तेरी चिंता हो रही है, अगर ऐसे खाएगी तो। सोमा खुशी को टोकते हुए बोली, क्या यार खुशी, तू भी उससे खाने देना क्यों मना कर रही है? पंछी एक बाइट लेते हुए जब आपने सर ऊपर की कुछ बोलने के लिए, तो उसकी खाना उसकी मुंह पर रह गई और हाथों में रखी गई पिज्जा छूट गई और पंछी बिल्कुल जम सी गई। वहीं सोमा और खुशी उसकी अचानक रिएक्शन से थोड़ा अजीब लगा, फिर जब पंछी को गौर से देखा तो उसकी आंखें एक जगह मानो जम गई थी। पंछी की नजर की पीछा किया तो देखा शेखर अपनी हाथ सीने पर बांधे अपनी नीली आंखों को छोटा किए पंछी को घूर ही रहा था। खुशी और सोमा शेखर की नजर इतना कोल्ड होता हुआ देख दोनों ही डर गई। फिर खुद को ठीक करके अपनी नजर पंछी की तरफ किए तो पंछी बुरी तरफ से कांप रही थी डर की मारे। सोमा धीरे से पंछी की कमर पर चिमटी काटी, जिस वजह से पंछी को डर से जम गई थी। वो होश में आए और सोमा को घूरने लगी। सोमा पंछी को देखते हुए बोली, मुझे मत घूरसने, देख जो आपनी कदम बढ़ाए इधर आ रहे हैं। पंछी उसकी बात सुन सामने देखी तो शेखर उनकी तरफ ही आ रहा था। फिर पंछी ने अपनी धीरे आवाज में बोली, पंछी तू तो गई, लगता है आज मुझे अपनी नीली आंखों से घूर घूर कर मार डालेंगे। चैप्टर 35। पंछी की बात सुन सोमा और खुशी की हंसी निकाल गई, पर वो दोनों जल्दी है अपनी हंसी रोक लिए। शेखर अब तक उनकी पास आ गया था। जब उसकी नजर टेबल पर गया तो उसकी आंखें और भी कठोर हो गया था। होता भी क्यों नहीं, कल रात ही तो पंछी का पेट दर्द से रो रही थी और आज इतना अनहेल्दी चीजें खा रही थी, वो भी इतना ज्यादा। फिर शेखर सोमा की तरफ देखा और बिना किसी भाव से बोला, सोमा शॉपिंग हो गई? सोमा स्माइल करे हुए बोली, हाँ भाई शॉपिंग हो गई। शेखर शॉपिंग बैग्स को देखते हुए बोला, हम मत तो घर जाओ, ज्यादा टाइम बाहर रहना सही नहीं है। शेखर की बात सुन सोमा का बड़ी सी स्माइल गायब हो जाती है और मुरझाई हुई चेहरे लिए बोली, क्या भाई अभी थोड़ा सा तो शॉपिंग किए, आज का दिन बस है, थोड़ा और एंजॉय करनी है। शेखर अपनी सर्द आवाज में बोला, घर जाओ मतलब घर जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाहर जाना बंद कर दूंगा। ये सुन सोमा का मुंह बन जाता है और अपनी बैग्स लिए बोली, आप बहुत बुरे हो। शेखर ने बिना किसी भाव से हम इतना बोल खुशी की तरफ मुड़ा, पर उससे पहले ही खुशी हड़बड़ाते हुए अपनी बैग्स पकड़कर हड़बड़ी आवाज में बोली, अरे सोमा रुक, मुझे भी लेते चल। इतना बोल जल्दी से सोमा की पास चली गई और दोनों ने एक नजर पंछी को और एक नजर शेखर को देखा और पैर पटकते हुए दोनों चली गई। दोनों की जाने की बाद शेखर पंछी की तरफ देखा जो अपनी जगह पर जमकर बैठी थी और अपनी बची हुई पिज्जा को बस बेबसी से देख रही थी। शेखर उसकी बेबसी से भरा चेहरा देख अपनी सीने से हाथ बंधे पंछी को घूरते हुए बोलो, अब उस अनहेल्दी खाने को देखना हो गया हो तो घर चले। शेखर बात सुन पंछी अपनी सर ऊपर किए हुए बोली, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? शेखर उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोला, ये घर जाकर पता चलेगा तुम्हें।
पंछी अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मतलब घर जाकर आप मुझे गुस्सा करोगे या पनिश करोगे, है ना? पंछी की बात सुन शेखर की आंखें और छोटी छोटी हो गया और पंछी को देखते हुए थोड़ी सर्द आवाज में बोला, तो तुम्हें क्या लगा ऐसे ही तुम्हारी हरकत को अनदेखा करूं, कुछ ना कहूं, कुछ ना करूं? पंछी उसकी बात सुन अपनी सर हिलाते हुए बोली, अच्छा तो पनिशमेंट मिलना पक्का है ना? शेखर कुछ नहीं बोलता, बस पंछी की हरकत और बातें सुन रहा था। पंछी अपनी हाथों में लास्ट बचा हुआ पीस उठा लेती है और बिना शेखर को देखे बोली, अगर बकरी हलाल हो रही है तो क्यों ना खा पीकर हलाल हो। इतना बोलना था कि वह पिज्जा की लास्ट पीस जल्दी जल्दी खाने लगी। वहीं शेखर तो पंछी की ऐसे कुछ करेगी सोचा नहीं था। वो हैरान हो गया कि कैसे उसके सामने ही पंछी ने बिना डरे मुंह पर पिज्जा ठुसे जा रही थी। वहीं शेखर के पीछे खड़े अजय और बाकी बॉडीगार्ड तो अपनी मुंह पर हाथ रख दिया। सब तो हैरान रह गए, खुद शेखर भी। पंछी वो पिज्जा खाने के बाद अपनी हाथ टिश्यू पेपर में साफ करके शेखर की तरफ देख बड़ी सी स्माइल लिए बोली, बकरी खा चुकी है, अब हलाल के लिए तैयार है। सब तो बस पंछी की बात से और हैरान हो जाते हैं। फिर शेखर पंछी को एक नज़र देख फिर अपनी बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और पंछी को बिना देखे बाहर की तरफ जाने लगा। वहीं पंछी शेखर को बिना बोले इस तरह जाना अजीब लगा, पर कुछ न सोचते हुए शेखर की पीछे चली गई। वहीं बॉडीगार्ड पंचिन की शॉपिंग बैग्स और खाने की बिल पे किए उनकी पीछे आए। वहीं एक पिलर के पीछे सोमा और खुशी छुपकर ये सब देख रहे थे। जैसे वह लोग गए दोनों कूदकर बाहर आए। सोमा अपनी सीने में हाथ रखे, यार खुशी, ये पंछी तो सच में डेयरिंग है, भाई को अपनी बातों से चुप करा दिया। खुशी भी सोमा की बात से राजी होते हुए बोली, सोमा मैं तो खुद हैरान हूं कि यह भोली सी पंछी अचानक इतनी डरी कैसे हो गई। सोमा एक राहत की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है हम बच गए। सोमा की बात सुन खुशी भी बोली, या तुम सही कह रही हो। इतना बोल अपनी चेहरे की लेट पीछे करती है जिससे उसकी नजर अनायास से सामने से आ रहे एक इंसान पर जाता, जिससे देख खुशी की तो पैर तो जैसे जम गई। सोमा ने अपनी बाल को बड़ी आरोगेंट वे से पीछे बोली, वैसे देखा मेरी इडिया की वजह से आज ये अनदेखी नजर देखने को मिला। इतना बोल खुशी को देखी को किसी स्टेचू की तरह खड़ी थी। सोमा उससे अजीब तरीके से देखते हुए खुशी को हिलाते हुए बोली, अरे खुशी तुझे क्या हुआ, तू क्यों बुद्ध बने खड़ी है? सोमा की बात सुन खुशी होश में आती है और सोमा की कंधे से पकड़कर जल्दी से चलते हुए बोली, चलना मुझे घर जाना है, कुछ जरूरी काम याद आ गई। सोमा भी वैसे ही चलते हुए बोली, हाँ तो इसमें इतना हड़बड़ी की क्या है? खुशी चील कर मुझे है, चल अब। सोमा उसकी चिड़ापन देख मुंह बनाते हुए बोली, तो इस पर चील क्यों रही है? इतना बोल वैसे ही चलने लगी खुशी भी और कुछ नहीं बोलती है और फिर दोनों अपनी कार से बैठकर चली गई। कुछ टाइम बाद जब खुशी अपनी फ्लैट पर आ गई थी, जल्दी से अपनी डोर लॉक किए जल्दी से अपनी फोन निकाल कर किसी को कॉल की। कुछ टाइम बाद जब दूसरी तरफ से कॉल पिक हुए, जैसे ही खुशी कुछ बोलती दूसरी तरफ से किसी औरत की खिली हुई आवाज आई। ऑन कॉल। फोन की दूसरी तरफ आवाज आई, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई, कहीं फिर से भैया की साथ शादी को लेकर बहस तो नहीं हुआ? खुशी दूसरी तरफ की बात सुनकर मुंह बनते हुए बोली, क्या बुआ आप भी, क्या मैं हर बार आपको आपकी भाई की शिकायत करने के लिए ही कॉल करती हूँ? फोन की दूसरी तरफ से उस औरत की हंसते हुए बोली, मेरा जो भाई है वो तेरी बाप है। खुशी उस औरत की बात सुन शिकायत भरी आवाज में बोली, हाँ तो आपकी जो भाई जो मेरी परम पूज्य पिताश्री है, वो किसी भी लड़के को देखते हैं उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए घर लेकर आ जाता है और मुझे और छोटी को दिखाकर शादी के बारे में पूछते हैं। बताओ ये कोई बात होता है? खुशी की बात सुन खुशी की बुआ हंसते हुए बोली, ये भी सही है तेरी बाप की हर काम वक्त से पहले करने की। खुशी अपनी बुआ की बात सुन बोली, हाँ बुआ आप सही कह रही है, पर मुझे कुछ और बोलना था। खुशी की बुआ थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, क्या बात है, कुछ सीरियस है क्या? खुशी गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मैं उनको देखा पर वो मुझे नहीं देख पाए, और गनीमत यह है कि तब तक पंछी चली गई थी, आज फिर से उनकी सामने आने से बच गई। ये सुन खुशी की बुआ चुप हो गई, पूरा सन्नाटा छा गया थोड़ा वक्त के लिए। फिर खुशी ने बोली, क्या हुआ बुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं?
खुशी की बुआ गहरी सांस लेते हुए बोली, देख बिट्टू, हम पंछी को छुपा नहीं सकते, पर जब अन सब से सामना होगा तो कहीं मेरी बच्ची को फिर से वो सब याद ना आ जाए जिसे वो फिर पैनिक हो। तुझे पता है ना, अगर उससे पैनिक अटैक आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुशी अपनी बुआ की बात सुन बोली, पर बुआ, हम एक शहर पर रहकर कब तक ऐसे छुपा पाएंगे? प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाए। खुशी की बुआ भी उसकी बात से ही लगता है, इसलिए वो भी खुशी को बोलती है, ठीक बोल रही है तू, हमें और लेट नहीं करनी चाहिए। खुशी भी अपनी बुआ की बात सुन बात को बदलते हुए बोली, वैसे बुआ, आप हम सबको इतनी साल मिलेंगे तो खाली हाथ मत आइएगा, भर भर के चीज गिफ्ट लिए आना। खुशी की बात सुन खुशी की बुआ खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सोच रही हूँ फ्लाइट भर भर के गिफ्ट लिए चलूं। उनकी इस बात पर दोनों ही हंस देते हैं, फिर कुछ इधर उधर की बात करने की बाद फोन रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंछी और शेखर विला आ गए थे। शेखर पंछी के साथ विला आ गया था, ऑफिस का काम अजय पर छोड़ दिया था। वहीं शेखर अपनी रूम में जाकर कर कैजुअल कपड़े पहनकर सीधा स्टडी रूम में चला गया। इसी बीच उसने न तो पंछी को देखा ना ही उससे कोई बात किया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।